चैप्टर 13 हमारा शुरू हो चुका है, ठीक है। यानी कि आज का हमारा चैप्टर है रिटर्न्स। ओ माय गॉड, ये तो थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। रिटर्न, काफ़ी बरसों से हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भैया जीएसटी की रिटर्न्स होती हैं, 3 रिटर्न्स होती हैं, क्या होती हैं? 3 जीएसटीआर 1, 2A, 2B, 3B, ये क्या है सर? आईएफएफ क्या चीज़ें हैं? ये सारी चीज़ें आज हम इसका पर्दाफाश कर देंगे, ठीक है। इस जीएसटी रिटर्न के चैप्टर के ख़त्म होने के बाद आपको बहुत सारी क्लैरिटी आ जाने वाली है। अब जो हमने जीएसटी की सारी चीज़ें पढ़ी हैं, वो सारी की सारी क्लैरिटी आपको यहाँ पर आ जाएगी। आज थोड़ा हम लिखेंगे, इसके साथ ही मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा सारा पूरा पोर्टल खोल के कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी है और क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी होती है। अच्छा, कैसा पोर्टल दिखता है, कहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल सिनेरियो पे मैं आपको पोर्टल को भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले हम समझ लेते हैं सारी चीज़ें, लिखना शुरू करेंगे और यही यही आपका अल्टीमेट है। अल्टीमेट जो नोट्स मैं बनवा रहा हूँ ये इसके लिए, जीएसटी रिटर्न के लिए यही वाले होंगे, ठीक है। तो यानी कि आपको ये पढ़ के जाना है और एग्जाम में क्वेश्चन को ठोक देना है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले एक बात बता दो मेरे को, रिटर्न्स कितने तरीके की होती है? जल्दी बताओ, रिटर्न्स क्या क्या रिटर्न्स हमने सुनी है? GSTR 1, जीएसटीआर 3B, 1 और 2A, और 2B, वेरी गुड। एक तो हमने सुना है सर जीएसटीआर 1, दूसरा हमने सुना है जीएसटीआर 2A एंड 2B, फिर हमने तीसरा सुना है सर जीएसटीआर 3B, फिर हमने सुना है सर, ये तो सुना नहीं है, कुछ कुछ ने सुना होगा जो प्रैक्टिकल सिनेरियो में काम कर रहा है, आईएफएफ यानी क्यूआरएमपी स्कीम, एमपी स्कीम के बारे में कुछ कुछ सुना होगा हमने। मतलब रिटर्न्स आगे अगर मैं बोलूँ तो ये 3 मेन रिटर्न्स हो जाती हैं आपके लिए, जो कि इंडिविजुअल भरता है हर किसी को, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सी डिटेल्स आएगी जल्दी से बताओ मेरे को। यहाँ पर आएगी जीएसटीआर 1 बोले तो कौन सी डिटेल इसमें दिखते हैं हम? sales, सेल्स, output, बिल्कुल सही है, outward supply. बिल्कुल सही है। सेल्स की डिटेल्स आएगी, लिखते जाओ साथ साथ में, सेल्स की डिटेल्स आएगी। दूसरा क्यों, कौन सी डिटेल आएगी यहाँ पर? परचेज की डिटेल। किसकी डिटेल? 2A एंड 2B में क्या है, किसकी डिटेल आएगी? Input, परचेज की डिटेल्स, बिल्कुल इनपुट की डिटेल्स आ जाएगी आपकी। डिटेल्स जो आएगी आपकी यहाँ पर डिटेल्स आएगी, यानी कि जो ब्यौरा देना होगा गवर्नमेंट को आपको, वो जीएसटीआर 1 में देना होगा सेल्स की डिटेल, ठीक है। जीएसटीआर 2A एंड 2B में देना होता है परचेज की डिटेल। और 3B सर किस चीज़ के लिए होती है? ये आता है यहाँ पर एक समरी नोट्स के तौर पर, कि समरी सेल बतानी है आपको, कि समरी में एक सेल बताओ। प्लस यहाँ पर हम बोलते हैं कि भाई परचेज बता दो कितने कितने की, समरी में, किसमें? परचेज, 3B, 3B में परचेज। प्लस यहाँ पर हम बात करते हैं कि भैया आईटीसी क्लेम कितना किया है हमने, समझ में आ रहा है क्या? एंड प्लस फिर हम यहाँ पर बात करते हैं पेमेंट ऑफ टैक्स कितना करना है। ये कहाँ से पता लगता है पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी कि कितना पोर्शन हमें आउटपुट टैक्स का पे करना है? ये कहाँ से पता लगता है? आपको यहाँ से पता लगेगा, 3B से पता लगेगा। बोलो बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, बोल दो ना यार। इसको छोटा कैसे करते हैं इसको? ये है क्या? हाँ ठीक है, ठीक है क्या, लिख लिया? चलूँ आगे? yes sir, चलो, चलो साथ साथ में, साथ साथ में लिखते जाएंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अब इसके नीचे लिखेंगे हम, देखो मैं बता देता हूँ पहले, लिखने से पहले अब हम ये चार्ट बनाना चालू करेंगे हम, ठीक है। जीएसटी, सर ये IFF किसके लिए है? ये अभी बता दूंगा आगे, आईएफएफ आगे आएगा इसके लिए, आईएफएफ क्यूआरएमपी स्कीम आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। अभी पर खाली रिटर्न्स के बारे में देख रहे हैं। पहले रिटर्न के चैप्टर को पढ़ने से पहले हम पहले थोड़ा सा मैं आपको बैकएंड पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब हम यहां पर क्या बोलने वाले हैं, देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं, एक होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, एक होता है रेगुलर रजिस्ट्रेशन। क्या होता है? एक होता है रेगुलर रजिस्ट्रेशन, जिसको हम नॉर्मल रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं, सेक्शन नंबर 9 के अंडर रजिस्ट्रेशन होता है। अरे बोल दो यस और नो। एक होता है हमारा क्या, कॉम्पोजिशन। बहुत ही ज्यादा बड़ा हो रहा है ये, छोटा कैसे किया? जस्ट अ मिनट, देख लो। अच्छा थिकनेस यहाँ से बड़ी है, ये ये भी बड़ा है।
चलो कोई नहीं, मैनेज करते हैं। दिख रहा है ना वैसे आपको सब कुछ? यस सर। कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर, एक होता है हमारा कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर और एक होता है हमारा क्या चीज, रेगुलर टैक्स पेयर। ठीक है, अब ये जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है, क्या बोलते थे, कौन सा वाला होता था? प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर उसका अप टू, बोल दो जरा, 1.5 करोड़ और 75 लाख वाला सीन था। 75 लाख वाला। अरे था ना, ये याद आ रहा है क्या कुछ कुछ? और ये तो यस नॉर्मल सर। वाला हुआ करता था। ठीक है क्या? अच्छा, दो तरीके के रजिस्ट्रेशन की बात हम करके चल रहे हैं, कौन कौन सा? एक तो रेगुलर वाला और एक कॉम्पोजिशन वाला। ठीक है, अब मैं अगर रेगुलर की बात करूं तो रेगुलर के अंडर में दो चीजें हम बात करेंगे। कौन कौन सी बातें करेंगे? बोलो बोलो, टेल टेल, आओ। एग्रीगेट, एक तो होता है अगर एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन, क्या है, मोर देन 5 करोड़ रुपीस है इन प्रेसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो इनको देनी पड़ेगी मंथली रिटर्न्स। मंथली रिटर्न्स, बात समझ में आई क्या? ऑप्शन, इनके पास कौन सा ऑप्शन है, बोल दो जरा, इनके पास कौन सा ऑप्शन है? क्या इनको मंथली रिटर्न देनी पड़ेगी क्या? यस, अगर इनका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर है, अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर हैं और 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स, मतलब 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का आपका प्रीवियस ही फाइनेंशियल ईयर में क्या है, टर्नओवर है, तो आपको रिटर्न्स कौन सी भरनी है? मंथली भरनी पड़ेगी या क्वार्टरली का ऑप्शन है आपके पास? सिर्फ और सिर्फ मंथली का ऑप्शन है। समझ में आया क्या? अरे बोल दो जरा, बोलो, क्लियर है? मंथली मतलब हर महीने रिटर्न भरनी है आपको। ठीक है ना? अच्छा, अगर मैं बोलूं एग्रीगेट टर्नओवर, यहां पर एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ इन प्रेसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अगर है, यानी 5 करोड़ तक होगा, तो आपको ऑप्शन मिल जाती है। बोलो, बात समझ में आई या नहीं? आपको क्या मिल जाती है यहां पर? ऑप्शन मिल जाती है। और ऑप्शन क्या चीज है, बोलो? ऑप्शन में बोल रहे हैं गो फॉर, आपके पास ऑप्शन है कि आप या तो चाहो तो गो फॉर मंथली रिटर्न ऑप्शन, यानी ये वाली जो ऑप्शन मिली हुई है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, गो फॉर मंथली रिटर्न ऑप्शन। आज साथ में करते जाओ, बता रहा हूं, जीएसटी रिटर्न में काफी बच्चों को क्लैरिटी नहीं है। यहां से अगर आपने कर लिया है तो जीएसटी रिटर्न पूरा मक्खन की तरह निपटने वाला, मैं आपको बता दूं। ठीक है, पूरे के पूरे नोट्स लिखवाऊंगा, टेंशन नहीं है। ठीक है, चलो, गो फॉर मंथली रिटर्न्स ऑप्शन, और या तो आप क्यूआरएमपी स्कीम में जा सकते हैं। क्यूआरएमपी स्कीम होता है क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट, यानी कि रिटर्न आपको क्वार्टरली भरनी है पर पेमेंट आपको मंथली करनी पड़ेगी। बात समझ में आई क्या? बोलो, क्यूआरएमपी मतलब समझ में आया? क्वार्टरली रिटर्न्स, मंथली पेमेंट। ठीक है ना? लिख लो इसको, क्या करेंगे, क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट। बाकियों का क्या टैक्स से भरोसा उठ चुका है? हैं? कई लोग आए नहीं आज क्लास में, एट दी एंड तक आते आते क्या क्लास में उनको ऐसा लगने लगा है कि भैया हमें पिछला रिवाइज करना चाहिए, नया नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा है क्या उनके साथ? बोलो, हाँ शायद, बताओ। पता नहीं सर। आपके आपके आपका याराना काफी था दोस्तों, दोस्त लोगों के साथ, कहाँ हैं वो लोग? कुछ तो बोला होगा आपको उन्होंने, बोलो बोलो। बंद कर देंगे शायद सर अब पुराना। पुराना देखो, पुराना पढ़ के पुराना, अब नए को फिर खुद पढ़ोगे तो कैसे चलेगा? नहीं आएगा ना समझ में, है कि नहीं? बहुत सारी यस। टेक्निकलिटीज होती हैं। अब इसको पहले ख़त्म करते तब जाके पुराने पे जाते। मैंने बोला ही था, अभी नया बैच शुरू हुआ है। अब नए बैच शुरू होने पे मैंने उनको बोल दिया, भैया साथ साथ चलते रहना, वरना पुराने वालों की तरह हाल हो जाएगा। देखो तुम लोग मेरे से पढ़ के जाते हो, एक उदाहरण क्रिएट करके जाते हो। मैं बोलता हूँ देखो यही लोग पढ़ रहे हैं, और इनसे पूछो खुद ही। समझ में आया क्या? चलो,
देखो अब क्या बोल रहे हैं, यहां तक लिख लिया क्या सभी ने? तो कितने ऑप्शन हो गए हैं हमारे पास बताओ? एक तो ऑप्शन हो गया नंबर 1 ये कि भैया मंथली पेमेंट कर दे। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है? दूसरा ऑप्शन है QRMP स्कीम। अच्छा 5 करोड़ से ऊपर का अगर हमारे को पिछले साल में प्रीवियस ईयर में 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर, तो क्या हम QRMP स्कीम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? बता दो जल्दी से, बोलो। ले सकते हैं सर। अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो QRMP स्कीम ले सकते हैं? नहीं, ऊपर नहीं ले सकते, अप टू ले सकते हैं सर। हाँ, यहाँ पर है क्या, अप टू। मोर देन अगर होगा तो भैया बोल दिया गया है तुमको कि तुम्हें मंथली का ऑप्शन है, तुम्हें QRMP वम्पी का ऑप्शन नहीं है। यानी QRMP ऑप्शन कौन ले सकता है? जिसका पिछले साल में 5 करोड़ तक का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर होगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे समझ में आई क्या? रजिस्ट्रेशन दो प्रकार के, रेगुलर और कॉम्पोजिशन वाले, और वहाँ पर एग्रीगेट। अच्छा रेगुलर वाले में दो ऑप्शन है उनके पास, जो जिन्होंने रेगुलर में वो लिया है क्या चीज़, रजिस्ट्रेशन। तो एग्रीगेट टर्नओवर पिछले का देखेंगे कि अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो मंथली है, अगर 5 करोड़ तक है तो दोनों में से कोई भी। क्या वो मंथली ऑप्शन भी चुन सकता है? यस वो चुन सकता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलो लिखेंगे अब यहाँ पर रेगुलर की बात करते हैं। पहले किसकी बात करेंगे अपन लोग? रेगुलर की बात करेंगे। अब रेगुलर में कौन है? मंथली स्कीम की बात कर रहे हैं। बोलो ना, ठीक है क्या? अच्छा यहां पर क्या क्या चीजें हैं जल्दी से बता दो मेरे को, कौन कौन सी चीजें आती हैं? सर ओहो सर GSTR1 आता है, यही आता है क्या? इसमें लिखो कब तक आपको भरना है, कब तक आपको भरना है। यहां पर लिखा हुआ है कि अप टू, जब हम बेयर एक्ट पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है अप टू 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक हमें भर देनी चाहिए। 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक भर देनी चाहिए। और क्या आएगा इसमें जल्दी से बताओ? आउटवर्ड सप्लाईज, यानी सेल्स भरो। ठीक है क्या? कब तक भरनी है? नेक्स्ट मंथ की 10th। लेकिन बाय नोटिफिकेशन, बाय नोटिफिकेशन क्या हो गया है? 11 हो गया है। अप टू 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो सर हमें कौन सी वाली डेट लिख के चलनी है पेपर में? 10th वाली लिखें या 11 वाली? आपको लिखना है 11। ठीक है क्या? क्लियर हो? प्रैक्टिकल सिनेरियो में भी क्या चल रहा है? यही चल रहा है। अच्छा अब आ गए हम किस में? GSTR 3B में। अब GSTR 3B कब तक भरना है सर? अप टू 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ओ माय गॉड, यानी कि नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख तक क्या हमको सेल्स और परचेज की रिटर्न्स वगैरह क्लेम जो GST में करना है और पेमेंट ऑफ टैक्स, ये सब कुछ यहाँ पर कर देना है क्या? यस सर। यहाँ पर क्या क्या चीजें आएंगी सर? सेल्स की समरी चीजें आएगी, परचेज की समरी आएगी, इन दोनों का क्या आएगा? समरी। ठीक है, प्लस यहाँ पर ITC क्लेम करने वाली चीजें आएंगी, कितना ITC हम क्लेम कर रहे हैं। ITC सेट ऑफ की बातें आएंगी कि भाई हम कितना सेट ऑफ कर रहे हैं, हमने क्लेम कितना किया इस साल, हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितना जाएगा और हम वहां से कितना यूटिलाइज कर रहे हैं। ये भी सारी चीजें हमें यहाँ पर इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। अच्छा फिर टैक्स का हमने पेमेंट में कितना किया है, इसी के बारे में भी यहाँ पर आएगा क्या? अरे बोल दो ना। प्लस अगर आपने कुछ लेट फीस देनी है तो लेट फीस वगैरह भी इधर आएगी क्या? सर एग्जाम में आते ही सारे क्वेश्चन, मतलब ये पूछ सकते हैं या नहीं? बिल्कुल पूछ सकते हैं आपसे, बिल्कुल पूछ सकते हैं, सारी चीजें पूछ सकते हैं आपसे। यहाँ पर जो जो मैं लिखवा रहा हूँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए लिखवा रहा हूँ, पूरे के पूरे सारी चीजें। क्या चीज? मोस्टली MCQs आ जाते हैं। बिल्कुल MCQs भी आएंगे और आपसे क्वेश्चन भी पूछ लेंगे। एक आपसे तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे पहला ही क्वेश्चन आता है उसमें वो केस स्टडी पूछते हैं कि मिस्टर X है, उसने ये करना है, उसने ये करना है, उसने ये करना है। फिर MCQs में बनाया कि अच्छा उसको रिटर्न कब तक भर देनी है ये बता दो।
अच्छा कौन सी डेट तक उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा ये बता दो। अच्छा कि इसने ये किया है, उसने एग्जेम्पशन में डाला हुआ है, अच्छा कितना उसको आईटीसी मिलेगा, पूरा का पूरा केस स्टडी देंगे। एक केस स्टडी आएगी और केस स्टडी के बेस पे एमसीक्यूज। समझ में आ रहा है कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा आपको? ओके सर। ठीक है ना। तो वो केस स्टडी के कैसे सॉल्व करोगे, जब सारी चीजें आपको पता होंगी तब सॉल्व कर पाओगे आराम से, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, है कि नहीं? यस। बोलो ना, बोलते भी नहीं। आओ, यहां पर बात कर रहे हैं हम लोग। अब एक और है हमारा क्या, एनुअल रिटर्न्स। इसको भरनी पड़ती है, क्या भरनी पड़ती है? एक तो मंथली मंथली भरनी पड़ती है, एक एनुअल रिटर्न हमने पढ़ी थी। अरे बता दो ना, एनुअल रिटर्न भरनी पड़ती है ईयर एंड पर। और एनुअल रिटर्न कब भरनी पड़ती है बता दो जल्दी से, जो हम बात करते हैं। हाँ 30 सितंबर तक की, हम 31 दिसंबर जो नेक्स्ट आने वाला है वहां पर हमारा ड्यू डेट रहता था उसका। याद आ रहा है कि हम इसकी बात कर रहे हैं, ईयर एंड पे हम भर सकते हैं। जैसे ईयर एंड हो जाएगा हमारा, हम उसके बाद भरना चालू कर सकते हैं। बोलो ये आपको क्लियर हो गया है यहाँ तक? क्या लिख चुके हो आप? हटाया जाए, बोलो, दिखा दूं क्या? यस सर। सर एक बार दोबारा बता दो। दिसंबर को क्या चीज? एनुअल रिटर्न जो होगी 31 दिसंबर को होगा। हाँ 31 दिसंबर कौन सा फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, उसके नेक्स्ट वाला 31 दिसंबर तक भर देना है, यहाँ तक की डेट है। लेकिन इससे पहले भी भर सकते हो क्या? यस भर सकते हैं। याद आ रहा है नहीं आ रहा? बोल दो ना। 30 सितंबर नहीं था वो फिर? किसका? ये कौन से चैप्टर में है सर? कौन सा वाला? ये इसी चैप्टर में है। ये मैंने पहले बताया नहीं था, आईटीसी वाला चैप्टर जब मैंने पढ़ाता था कि भाई कब तक तो लास्ट। रिवाइज्ड वाला था हाँ, ना तो हम सितंबर में। तो सितंबर में बोला था कि सितंबर की रिटर्न, वो वहां पर इस चीज के बारे में बोला था कि वो सितंबर कब तक आप आईटीसी ले सकते हो, सितंबर की रिटर्न। और आपने अगर एनुअल रिटर्न आपने पहले भर दिया तो विच एवर इज अर्लियर वाला ले लेते थे। याद आ रहा होगा कुछ आपको ऐसा ऐसा, हाँ तो 30 है ना? सितंबर हाँ, था ना। हाँ तो लेकिन वो मैं कह रहा हूँ ड्यू वो डेट तो कहाँ पर थी? रिवाइज्ड वाले के लिए था सर। हाँ किस में था रिवाइज वाले के लिए? नहीं वो दोनों में ही, दोनों के केस में भी है। आप इसमें भी देखोगे आईटीसी भी लास्ट डेट का भी आप यही मिलेगा आपको वहां पर भी। ठीक है, जब दोबारा पढ़ना चालू करेंगे तब आपको और क्लैरिटी आएगी। अच्छा मैं लास्ट डेट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि 31 दिसंबर तक ही आएगा। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो रिया? सर मतलब वो 30 सितंबर वाला कुछ नहीं है कंसेप्ट? नहीं यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर तो हम लास्ट डेट पूछ रहे हैं ना कि भैया कब तक उसको भर देनी है कि नहीं? अब वो कह रहा है कि भैया जीएसटीआर 1 जो है वो 10 तक भर देनी है, तो मतलब क्या 10 को ही भरनी है? नहीं, अप टू 10 मतलब 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक। अभी टेंशन मत लो, ये लिखते जाओ, सारी चीजें बताऊंगा। एक एक क्लैरिटी आपको यहाँ पर हो जाने वाली है, एक एक क्लैरिटी जीएसटी के बारे में, जीएसटी रिटर्न्स के बारे में देने वाला हूँ। पहले लिखते जाओ और थोड़ा थोड़ा जो मैं बोल रहा हूँ वो समझते जाओ। समझ में आया क्या ये? यस सर। ठीक है चलें आगे। क्या हम चल सकते हैं? क्या आप लोगों की परमिशन है? यस सर। चलिए अच्छा, अब एक बात मुझे बताओ, आपने आईटीसी क्लेम करने के लिए क्या चाहिए होता है आपको आईटीसी क्लेम करना है तो आपके आईटीसी के बारे में कहाँ पर आएगा आईटीसी क्लेम करने के लिए? जल्दी से बताओ। आईटीसी आपको क्लेम करना है, लिखेंगे क्लेम करने के लिए क्या चाहिए? GSTR 2A एंड 2B। यही पता होना चाहिए आपका। पोर्टल पर तीन टाइप की चीजें आएंगी आपके पास, तो 2A एंड 2B आएगा आपका, जिससे आप क्या पता लगा पाएंगे अपना? बोलो ना। आईटीसी पता कितना क्लेम कर रहे हो पता लगा पाओगे? एक पिक्चर बनाएंगे हम, ड्रॉ करेंगे साथ के साथ। आओ इसके नीचे पिक्चर बनाएंगे। 3B में लिखवाया ना अभी आपने, ये तो क्या आपने 3B में लिखवाया ना, जीएसटीआर 3B में लिखवाया आपने अभी कि आईटीसी क्लेम करेंगे उसमें फाइनल क्लेम करेंगे। यहाँ पर क्या है, आईटीसी क्लेम पूरा का पूरा फाइनल होगा कि कितना क्लेम होगा। मैंने कहा कितना क्लेम करने के लिए। 3B में आप क्लेम करेंगे, यहाँ पर क्या है क्लेम करेंगे, और यहाँ पर करने के लिए क्या चाहिए आपको? कहाँ पर दिखेगा कि आपका इनपुट आ रखा है? कहाँ पर दिखेगा? वाला जो दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझ में आया क्या? चलो आ जाओ, यहाँ पर हम करेंगे क्या क्या चीज। एक छोटा सा ड्रॉ करेंगे हम। क्या ड्रॉ करने वाले हैं जल्दी से बताओ, बोलो टेल। एक पर्सन है यहाँ पर, एक पर्सन है और यहाँ पर दूसरा पर्सन। ठीक है,
ये कौन है और ये कौन है? सर ये है सप्लायर, कौन है हमारा सप्लायर, और ये है हमारा, बोल दो जरा, रेसिपिएंट। ये है हमारा रेसिपिएंट। अब सप्लायर सप्लाई करेगा और रेसिपिएंट सप्लाई लेगा। जब सप्लायर सप्लाई करेगा तो अपना क्या भरने वाला है? वो GSTR 1। GSTR 1 भर देगा, जिसमें वो दिखाएगा क्या? सेल्स। ठीक है क्या? अब जैसे ही वो सेल्स दिखाएगा, ये रेसिपिएंट के पास GSTR 2A में एक स्टेटमेंट होती है। GSTR 2A क्या होती है? एक स्टेटमेंट होती है जो कि रेडी ओनली, क्या बोल रहे हैं, रीड ओनली मोड, क्या बोल रहे हैं, रीड ओनली मोड, यानी कि ऑटो पॉपुलेटेड होती है। क्या होती है ये? ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी, यानी कि जैसे ही इसने यहाँ पे भरा, यहाँ पर ये ऑटो पॉपुलेट होने लग जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? कि इसने सेल्स भरी कि भाई 3 लाख की सेल हुई है, यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा कि हाँ 3 लाख की सेल हुई है। बोलो बात समझ में आई या नहीं? और उस पर वो जीएसटी का वो क्लेम ले पाएगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं? 2A में वो ऑटो पॉपुलेट होगा। और ये है क्या 2A? 2A है एक अपना स्टेटमेंट रीड ओनली मोड। क्या है ये? किसमें मिलेगा आपको? आप उसमें कुछ एडिट वेडिट नहीं कर पाओगे, उसमें क्या देखना, सिर्फ आप पढ़ पाओगे। क्या पढ़ पाओगे? वहां पे स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट होती है रीड ओनली मोड। कौन से मोड में होगी? रीड ओनली मोड। ठीक है, रीड ओनली मोड में होगी, यानी कि क्या आप उसमें एडिट वेडिट कर पाएंगे कुछ? नहीं, वो सिर्फ एक स्टेटमेंट जनरेट करके देगा सामने से आपको। ठीक है, फिर जैसे ही ये चीजें हो जाएगी, GSTR 2A इसका सामने से ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। इसके बेसिस पर 2B में कितना जाना चाहिए, ये सारा डिपेंड करेगा यहाँ पर। यानी कि GSTR 3B में हम क्लेम कर पाएंगे किस चीज को? जो कि हमारे एक तो हो गया 2A में दिख रहा है, यानी कि सेल्स यहाँ पर मेंशन की और यहाँ पर आ गई। फिर सर GSTR 2B में क्या है? यानी कि अगर ये सामने वाले ने, इस बंदे ने टाइम पर GSTR 1 भरी है, तो इसके टाइम से ही ये दिखने लगेगी। अरे बोलो ना। यस। तो टाइम के बाद अब GSTR 2B क्या चीज है? 2B में जो इनपुट आ रहा होगा उसको आप क्लेम कर पाओगे अपने 3B में। अरे बात समझ में आ रही है क्या? यही वाली चीजें यहां पर सीधा रिफ्लेक्ट करने लगेगी धीरे धीरे। लेकिन इसके लिए एक डेट है। ये वाला जब भी आप निकालेंगे 2A, जब भी निकालेंगे चेंज मिलेगा हर एक मूवमेंट के हिसाब से चेंज। आपके सप्लायर ने बिल भरा, रिटर्न में वहां पर डाल दिया, बिल अपलोड मारा, यहां पर आपका चेंज हो जाएगा। मतलब ये क्या चेंज होता रहता है बार बार? बोलो ना। यस। सोचो, अब ये चेंज होता रहता है। आपको रिटर्न भरनी है, आपको आज रिटर्न भरनी है, कल रिटर्न भरनी है, क्या आपका ये ITC चेंज होता रहेगा? नहीं होता रहेगा। तो इसके बेसिस पे आप अपना ITC क्या डिफाइन कर पाएंगे कि मैं कितना लूंगा? अरे बोलो ना। नहीं। तो यानी कि एक फिक्स डेट दे दी है, एक फिक्स डेट दी। उन्होंने बोला कि 15 से 17 के बाद ये पूरा का पूरा 15 से 17 में ये फिक्स हो जाएगा, 15th to 17th ऑफ नेक्स्ट मंथ। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? यानी कि मोस्टली चीजें क्या हैं, 15 से 13 तक ये फिक्स हो जाएगा। इसके बाद ये फिक्स के बाद ये चेंज नहीं होने वाला। आपको सामने दिख जाएगा कि भाई कितना यहां पर आ गया है आपको और कितना आपने पेमेंट करनी है। ठीक है क्या? यानी कि जैसे अगर 4 बिल थे तो चारों के चारों बिल क्या यहां पर दिख रहे होंगे? यस, दिख रहे होंगे। लेकिन मान लो कि इसने 17 तारीख के बाद एक बिल अपलोड किया, इनमें से एक बिल जो है वो 17 तारीख के बाद अपलोड किया, क्या वो GSTR 2B में दिख रहा होगा? ना भैया ना। क्यों? 15 तारीख को ही फिक्स हो गया, 15 से 17 तारीख का फिक्स हो गया है। बात समझ में आ गई क्या? बोलो ना। क्या ये यहां पर दिख रहा होगा? हाँ, चारों बिल यहां पर जरूर दिख रहे होंगे, लेकिन यहां पर कितने बिल दिखेंगे? जल्दी से बता दो मेरे को। सिर्फ और सिर्फ सबमिट हुए। हाँ, उससे पहले सबमिट हो गए हैं। समझ में आ रहा है क्या? 13 तारीख से, जैसे इसने GSTR 1 में जो भी दे दिया एडिट, ठीक है, जैसे 13 तारीख होती है या फिर उससे पहले होती है, तो उसके बाद भी भर सकता है कि GSTR 1? हाँ, इसके बाद भी GSTR 1 भरने की डेट है। आगे और समझेंगे अच्छे से। तो 2A और 2B में डिफरेंस समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? 2A में क्या होती है? एक रीड ओनली स्टेटमेंट होती है जो कि चेंज होती रहेगी बार बार। लेकिन 2B क्या बार बार चेंज होती रहेगी? नहीं, किसी एक पर्टिकुलर मंथ के लिए होती है। ये क्या होती है आपको? किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है, यानी किसी एक पर्टिकुलर मंथ के लिए। आप बोल सकते हो किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है। यानी जिस मंथ का आपको क्या भरना है, मान लो कि मई चल रहा था और मई के लिए ही ये 2B हो गया,
यानी इसमें जो भी दिख रहा होगा वो मे के लिए आप क्लेम कर पाएंगे कहां पर, जल्दी से बता दो। इसमें जो भी दिख रहा होगा वो क्लेम कहां कर पाओगे आप, 3B में। वेरी वेरी गुड, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है क्या सही से थोड़ा सा? अरे कहां गया? डेट वैसे इसकी जो है ये अभी इसको ये फ्लक्चुएट होती रहती है, इस डेट को आप मत लिखना, ठीक है, डेट लिखने की जरूरत नहीं, बट मैं यहाँ पर डिफरेंस समझाने के लिए डेट मैंने बताई आपको, ठीक है। तो डेट की जरूरत नहीं है, आपको क्या समझना है यहाँ पर कि एक पर्टिकुलर डेट के बाद ये चीज क्या हो जाती है, एक पर्टिकुलर मंथ के लिए फिक्स हो जाती है, और इसमें जो भी दिख रहा होगा वो आपके कहाँ पर, वो आप किस में क्लेम कर पाएंगे, GSTR 3B में हम क्लेम कर पाएंगे। ITC हे बोलो, बात समझे या नहीं समझे? बोलो बोलो। समझे सर। समझ गए। अब देखो इसके बाद का सिनेरियो समझो। अब यानी कि यहां तक हुआ क्या कि सप्लायर ने उस अपने अपलोड किया इनवॉइस, वो किसके ऑटो पॉपुलेट हो गया, GSTR 2A में ऑटो पॉपुलेट हुआ, और GSTR 2B में भी ऑटो पॉपुलेट वो हो गया, एक पर्टिकुलर मंथ के लिए जनरेट किया गया। अब यहां पर जैसे ही ये जो डिटेल्स आएगी, यहां पर जो डिटेल्स की बात कर रहे हैं, जो डिटेल्स की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, या तो आप इसको एक्सेप्ट कर दोगे, जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया तो आपके 3B में ये क्लेम कर पाओगे आप, ठीक है क्या? और या तो आप क्या करोगे कि भैया रिजेक्ट, ना भैया हमने ऐसी कोई परचेज नहीं की, या फिर मैंने परचेज की थी बट कम की परचेज इसने लिखी है, परचेज कुछ और ही हुआ है, इसने कुछ और ही हमारे नाम पे डाला हुआ है, ठीक है क्या? या तो रिजेक्ट करोगे या फिर आप उसको करेक्ट करोगे कि भैया करेक्ट करो, आपने गलत इंफॉर्मेशन भरी है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अरे बोल दो कि सप्लायर आपका सही रिटर्न भरेगा, सही चीजें इनवॉइस अपलोड मारेगा, जरूरी थोड़ी है, हो सकता है उसने गलत कर दिया, हो सकता है GSTR नंबर किसी और को सेल किया है, आपके नाम पे डाल दिया उसने। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का पावर रखेंगे, ठीक है। तो जैसे ही यहां पर आपने देखा कि अच्छा एक्सेप्ट कर लिया तो 3B में क्लेम कर पाएंगे, है ना, आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो क्रेडिट हो जाएगा। अब यहां पर क्या बात कर रहे हैं, जैसे ही रिजेक्ट किया आपने तो क्या होगा, क्या होना चाहिए, जैसे ही आपने रिजेक्ट किया ये इंटीमेशन किसके पास जाएगी, ये इंटीमेशन जाएगी सप्लायर के पास। किसके पास जाएगी? सप्लायर के पास। और सप्लायर के पास क्या हो जाएगा, ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा उसका GSTR, ऑटो पॉपुलेट होगा उसका GSTR 1A। क्या 1A भी आपको समझ में आ गया है? 1A होता क्या है कि यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट जब होगा जब आप उसने GSTR 2B में जो डिटेल्स देखी हैं, ठीक है, उसको उसने रिजेक्ट या फिर करेक्ट करने के लिए बोला है सप्लायर को, तो सप्लायर को इंटीमेशन जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए कि भैया इसको सही करने के लिए तुम्हारे जिसके नाम पे तुमने बिल मतलब अपलोड किया है, सामने वाला बोल रहा है क्या कि इसको रिजेक्ट करो, या मतलब सामने वाला कह रहा है करेक्ट कर दिया, या फिर वो कह रहा है कि रिजेक्ट करो इसको, भाई हमारा बिल नहीं है ये। अरे बोलो ना। तो इसको ऑटो पॉपुलेट उसको जाना चाहिए इंटीमेशन या नहीं जाना चाहिए? यस सर। जाना चाहिए। अब जाएगा तो क्या अब ये सप्लायर क्या करेगा, सप्लायर के पास दो चीजें हैं, या तो उसको वो एक्सेप्ट करेगा कि हाँ ठीक है गलती हो गई मुझसे, या तो वो उसको रिजेक्ट करेगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, रिजेक्ट करेगा तो कुछ दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई भी चेंजेस कहीं पर होने नहीं वाले। भाई जो इसके यहाँ पर आ रहा है सेम जितना बिल का उसने लिखा हुआ है, यानी कि वो कह रहा है कि मैंने तो सही किया है, बस तेरे को जितना मिलना चाहिए इतना ही मिलना चाहिए, वो कह रहा है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यानी कि सप्लायर ने अगर कंफर्म कर दिया, रिजेक्ट कर दिया तुम्हारा ये सारी चीजें जो यहाँ पर कि आइए करेक्ट करो इसको, रिजेक्ट कर दिया मैं करेक्ट नहीं करूंगा, ये सारी चीजें सही है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर इसने तुमने बोला कि वो रिजेक्ट करो या फिर करेक्ट करो, मतलब रिजेक्ट किया या करेक्ट किया, और वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ हमसे गलती हुई है, तो जैसे ही एक्सेप्ट करता है तो क्या होगा, क्या होने वाला है जल्दी से बताओ यहाँ पर? अगर दोबारा से GSTR 1 में भरेगा? नहीं, GSTR 1 में दोबारा भरने की जरूरत नहीं,
GSTR1 उसका पॉपुलेट हो जाएगा, ऑटो पॉपुलेट। GSTR1 उसका स्टैंड अमेंडेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बस हो गया। यानी ये वाला जो इसने भरा था ये स्टैंड अमेंडेड हो जाएगा, अमेंडमेंट उसमें हो जाएगी ऑटोमेटिकली, उसको भरने की जरूरत नहीं। सिर्फ वहां पर क्या करना है, वो सीधा लिख के बताएगा कि नहीं नहीं इतना था इतना था, ये एक्सेप्ट करेगा उसको, यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट होके यहाँ पर क्या हो जाएगा, GSTR1 में वो स्टैंड अमेंडेड हो जाएगा। बोलो प्रोसीजर समझ में आ गया क्या? बोलो, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, प्रोसीजर क्या था हमारा। देखो इधर प्रोसीजर क्या है। सप्लायर ने पहले क्या किया है, बोलो। सप्लायर ने GSTR1 भरी, सेल्स भरी, सामने वाले रेसिपिएंट के 2A में दिखाया जो कि रीड ओनली मोड है, और 2B में दिखाएगा। ठीक है, अब 2B में जो डिटेल्स आ रही हैं उसकी, या तो वो एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट या करेक्ट करेगा। एक्सेप्ट करेगा तो भैया 3B में वो उसको क्लेम कर पाएगा। अगर वो रिजेक्ट या फिर करेक्ट करने के लिए बोलेगा कि भैया ये मैंने रिजेक्ट करता हूँ, ये वाला बिल मेरा नहीं है, या फिर मैं वो सामने वाले को बोलता है कि करेक्ट करो, आपने अमाउंट गलत भरा है या GST का रेट गलत भरा हुआ है। ठीक है, तो ये सामने वाले को देगा। अब सामने वाला सप्लायर क्या करेगा उसको, और सामने वाले सप्लायर का ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा GSTR1A। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, उसको या तो वो एक्सेप्ट करेगा या तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा। अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट कर लिया तो उसका GSTR1 जो है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, मतलब स्टैंड अमेंडेड हो जाएगा। यानी कि जो वो कह रहा है कि भैया ये नहीं होनी चाहिए, वो वहां पर नहीं होंगी। ठीक है क्या? बोलो सर अगर सप्लायर रिजेक्ट कर देता है कि जो रेसिपिएंट जो कह रहा है वो गलत है, फिर कोई दिक्कत नहीं भैया, जो है वही है। यानी कि यहाँ पर पावर तो आपको पता ही है ना कि अगर सप्लायर ने, वही माना जाएगा। हाँ वही माना जाएगा। जो सप्लायर कहता है वही सप्लायर ने। और सप्लायर अगर आपका बिल ना भी भरे तो भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट तो कहीं से मिलने वाला है नहीं। ये हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? बोलो कि सप्लायर अगर भरने से ही मना कर दे कि भैया नहीं भरा, तो फिर गवर्नमेंट उसको थोड़ी कुछ कहेगी। खैर कंप्लेन का अलग माध्यम है कि हाँ ठीक है, कंप्लेन आप कर सकते हो कि भैया सामने वाले ने नहीं भरा, ये नहीं भरा, उसके खिलाफ आप कंप्लेन करो, वो सारी चीजें जो होंगी प्रोसीजरल चीजें होंगी। लेकिन जब तक वो भरेगा नहीं तब तक आपको ITC मिलेगा नहीं। ITC मिलने का एकमात्र रूल है आपके 2A में 2B में दिखना चाहिए। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, अगर वो सप्लायर मना कर देगा तो वही जितना ITC है वो सब वहाँ पे रेसिपिएंट ले लेगा ना, वो तो मिल ही जाएगा ना सर उसको। मतलब समझा नहीं मैं। हाँ वो तो अपना ऑटोमेटिकली ले लेगा ना। फिर जो रिजेक्ट कर देगा कि भैया करेक्ट नहीं है, जितना मैंने भर दिया उतना ही ले ले, तो उतना ही ले पाएगा वो। फिर वो उसको एक्सेप्ट करेगा सारी चीज़ें, फिर आगे प्रोसीजर होगा, ये एक्सेप्ट करेगा। लेकिन वो आप ज़्यादा प्रोसीजर में घुसो मत, जितना मेन चीज़ें हैं वो अपना वो समझो खाली। ठीक है, ये समझ में आया क्या? यस सर। चलो लिख लिया आपने बॉक्स में? चलिए सही, एक सेकंड को बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे सर, लिखते जाएंगे, लिखते जाओ लिखते जाओ, काम हमारा है लिखना, पढ़ते जाओ, काम हमारा है पढ़ना। अरे ये तो पूरा खत्म हो गया, पेज ही खत्म हो गया। अच्छा चलो क्या लिखेंगे अब? हम बात करेंगे QRMP स्कीम की। दोस्तों आज हम पर्दाफाश करने जा रहे हैं QRMP स्कीम का। जी हाँ, QRMP स्कीम कौन सी स्कीम है? इसको आप IFF भी स्लैश में बोल सकते हैं। इसको कहते हैं इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। अभी बताऊंगा। अच्छा किन लोगों को मिला हुआ ये? एग्रीगेट टर्नओवर जिनका कितना है, अप टू
5 करोड़। 5 करोड़ तक। अच्छा, ये लोग जो है यहाँ पे बोलो क्या लिखेंगे, चाहे तो मंथली रिटर्न स्कीम में जा सकते हैं या नहीं जा सकते? बोलो ना। जा सकते हैं। जा सकते हैं, ऑप्शन है। ठीक है क्या? बोलो, बात समझ में आई क्या? यस। लेकिन अब जब मंथली स्कीम में जाएंगे तो मंथली स्कीम मैंने समझाया या नहीं समझाया आपको अभी ऊपर? GSTR1, GSTR2, 2A2B में दिखेगा, फिर GSTR3B में। बोलो, बात समझ में आई क्या? यही 3 चीज करेंगे। 1-2 का 1-2-3 करेंगे। 1 भर देना है कब तक? अप टू 10th तक, और यानी कि नोटिफिकेशन के हिसाब से 11 तक। 11। और फिर 2A2B पॉपुलेट हो जाएगा आपको, वो फिर 20th तक क्या कर देना है, उसकी टैक्स की पेमेंट कर देनी है, क्लेम व्लेम जो करना है वो सब चीज़ कर लेना। ठीक है, मंथली का तो स्कीम खत्म हो गया। अब मैं बात किसकी कर रहा हूँ यहाँ पर? क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट में क्या क्या चीज़ आ जाएगी? GSTR1। अच्छा, यहाँ पर सर GSTR1 भी भरेंगे? यस, भरेंगे। GSTR3B, रिटर्न तो सेम रहेंगी, टाइम चेंज हो जाएगा। समझ में आया या नहीं? यस। सेल्स रिटर्न, ये क्या लिखनी पड़ेगी? इसको करना पड़ेगा क्वार्टरली। क्या करना पड़ेगा? क्वार्टरली। और ये भी क्या हो जाएगा? बोलो बोलो। क्वार्टरली। क्वार्टरली। वेरी वेरी गुड। कब तक भर देना है सर? हमें ये भरना है आपको, आ जाओ आ जाओ सर, इसको भरना है आपको 13th डे लिखो। 13th डे ऑफ सक्सीडिंग month of tax period। बोलो, बात समझे या नहीं समझे? ठीक है क्या? यानी कि मतलब क्या? अप्रैल में, अगर मैं बात करूं, अप्रैल मई जून खत्म हुआ, जुलाई की 13 तारीख तक आपको क्या भरना है? GSTR1, GSTR2, ये नहीं 2 नहीं 3। बोलो, बात समझ में आई या नहीं? कब तक भरना है? क्वार्टर खत्म होने के अगले महीने की 13 तारीख को। क्या यहां तक बात क्लियर है सभी को? बोल दो ना जरा, यस सर। समझ में आया या नहीं? बोलो, चलें आगे? लिख लिया क्या? लिख लिया? आगे Yes, चलें sir. क्या? चलो आगे। चलिए, अब यहाँ पे लिखो कि अच्छा, मैंने रिटर्न की तो बात कर दी, जिसमें हमने क्या बताया था? QRMP, QR की तो बात कर दी सर, यानी क्वार्टरली रिटर्न की तो बात कर दी, मंथली पेमेंट की तो कुछ बात करो। तो मैंने कहा लिखो टैक्स पेमेंट, पेमेंट पेमेंट पेमेंट, यानी टैक्स पेमेंट मंथली होगी कि या नहीं होगी? अरे बोलो, पेमेंट तो मंथली जाएगी ना। देखो, ऑप्शन तो Yes, दे sir. दिया कि भैया रिटर्न आप क्या करो, रिटर्न आप क्वार्टरली भरो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पे रिटर्न का बर्डन नहीं डाल रहे, कह रहे कि भैया हमें रिटर्न भराने पड़ती है, सीए हमसे पैसे लेता है। अरे सीए तो अभी भी पैसे लेगा, क्यों? क्योंकि मंथली पेमेंट जो कर दी है आपने, पेमेंट तो भैया मंथली करनी है ना, तो उसके लिए क्या तुम पेमेंट करोगे या फिर भी सीए के पास जाओगे? तुम जाओगे या नहीं जाओगे? बात समझ में आई क्या? अच्छा, तो सीए क्या पैसे कम करने वाला है अभी भी? ना, सीए तो पैसे कम नहीं करने वाला है। आपने बस हमें धोखा दिया कि आपने भाई पेमेंट, हाँ बोलो।
एक बात पूछनी थी, अब इन्होंने अपनी ना रिटर्न भरी जीएसटीआर 1 और ना ही अभी रुक जाओ मंथली पेमेंट कैसे कर? रुक जाओ, मैं पहले लिखवा रहा हूँ, सारी चीजें आपके सामने आएंगी, फिर उसके बाद मैं पूछूंगा आपसे। हाँ जी बताइए क्या क्या आपको समझ नहीं आया, फिर हम बात करेंगे, ठीक है। पहले लिखते जाओ। टैक्स की पेमेंट करेंगे हम, क्या मंथली की जाएगी। टैक्स की पेमेंट कैसे की जाएगी? मंथली की जाएगी, कैसे भी लिखो, ठीक है क्या? अच्छा, कैसे भरेंगे? एक फॉर्म आता है GST PMT 06। कौन सा फॉर्म है? क्या फॉर्म भरना पड़ेगा? GST PMT 06। अब इसमें क्या करना पड़ेगा बोलो? क्वार्टर एंड के बाद नेक्स्ट मंथ की 25 तारीख तक, यानी कि क्या बोल रहे हैं आप यहाँ पर? एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड, लिखो। इफ यू हैव कैश टैक्स लाइबिलिटी, क्या बोल रहे हैं? इफ यू हैव कैश टैक्स लाइबिलिटी, मतलब क्या हो गया सर? मेरे पास आउटपुट था, मतलब मैंने जो सामने से वसूल किया है, आउटपुट मेरे को पेमेंट करनी है 1 लाख रुपए की, बट मेरे पास ITC जो पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है 3 लाख रुपए का। क्या मुझे कोई कैश पेमेंट करनी है? बोलो ना, यस और नो। क्या मुझे कोई कैश पेमेंट करनी है? नो सर। तो क्या मुझे GST PMT 06 भरने की जरूरत है? नहीं। कैश की जब मैं पेमेंट करूंगा मंथली और मैं QRMP स्कीम में हूं, तो मुझे ये पेमेंट GST PMT 06 के हिसाब से करनी पड़ेगी, वरना अगर मैं सेटलमेंट कर दे रहा हूं उसकी, किससे? अपने ITC से, या फिर मेरे पास कोई भी टैक्स लाइबिलिटी, मतलब सप्लाई ही नहीं हुई है, कोई भी टैक्स लाइबिलिटी बनी नहीं है, तो मुझे पेमेंट करने की जरूरत तो नहीं है। अरे बोल दो ना, बात समझ में आ रहा है क्या? गवर्नमेंट क्या कह रही है? जो भी आपको पेमेंट करना है हमको, वो मंथली करो, ठीक है। क्वार्टरली हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, रिटर्न आप क्वार्टरली भर देना, हमें स्टेटमेंट क्वार्टरली देना, लेकिन आप अपना एक ब्यौरा बनाओ, अपना सेट, मतलब अपने, आपके पास तो ब्यौरा होगा ना इस महीने का, कितना कितना आपने परचेज किया है, कितने सेल करके कलेक्ट किया है, तो कलेक्शन जो आपने की है ना अपने पास मत रखना, उसको मंथली हमें दे देना। अरे बोलो ना, समझ में आया या नहीं आया? अरे ये रूल समझ में आया क्या गवर्नमेंट का? सर कैश टैक्स लाइबिलिटी नहीं है तो फिर ये नहीं होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों भरना है? भरोगे क्यों? यानी पेमेंट मंथली है, मतलब पेमेंट बनती है तो करनी है, नहीं बनती तो नहीं करनी है। अरे समझ में आया क्या? नहीं बनती तो नहीं करनी है। तो यानी कि अब ये जो GST PM यहां पर क्या बोला? अगर लिखो लिखो लिखो, मैं लिखवाता हूं आपको। अगर ITC ज्यादा है, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी से, तो कुछ भी मत पे करो। कुछ भी पे करने की जरूरत पड़ेगी क्या? बोल दो ना, बोलो बोलो। नहीं सर, नहीं पड़ेगी। तो ये कब तक भरना है सर? नेक्स्ट मंथ की 25वीं तारीख तक। यानी कि मान लो, अब मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूं, मैंने ये पहले, चल लिख लो इसको लिख लो। कब तक भरेंगे हम इसको भरेंगे हम क्वार्टर एंड के, सर एंड के, इसमें कंफ्यूज नहीं मत हो ना, क्वार्टर एंड के नेक्स्ट मंथ की 25 तारीख को। हमेशा 25 तारीख को ही हमें पे करना है, तारीख को। मतलब क्या हो गया? देखो, जैसे मैं बोल रहा हूँ अप्रैल मई जून, यहां पर मैं क्या था? मंथली स्कीम में था, तो मैं मंथली मंथली करता था हमेशा, रिटर्न भी मंथली और पेमेंट भी मंथली। अरे बोल दो ना, यस और नो, बोलो। समझ में आया क्या? यस सर। अच्छा, अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि एक चीज बताओ मेरे को, कि यहाँ पर मैं अगर मंथली पेमेंट करनी है, मेरे को पेमेंट तो मेरे को मंथली करनी है, तो मैं कौन सी तारीख को कर सकता हूँ? 25 तारीख को करेंगे क्या हम? बोलो ना, 25 जुलाई। 25 जुलाई को, ठीक है क्या? एक सेकेंड रुक जाओ। ये लिख लिया क्या आपने? पहले यहाँ तक लिख लिया क्या? पहले बताओ, मैं कुछ और लिखवाना चाहता हूँ, और सिनेरियो लिखो आप।
और चीज़ें बनाएंगे और चीज़ें सटीकता से समझेंगे कि हो क्या रहा है। ठीक है ना? चलो देखो, अब एक है सप्लायर, आओ हम कहानी सुनाएं आपको। एक है सप्लायर जो कि भरता है GSTR1। बोलो क्या भरता है? 3 मंथ के बाद। क्यों? क्योंकि इसने ले रखी है क्या? QRMP स्कीम। हे बोलो ना, बात समझे या नहीं समझे? ये गवर्नमेंट को ब्यौरा कब देगा? GSTR1 कब भरेगा? बोलो, बोल दो जरा। 13 डे। अब एक बात समझो, सामने कौन है इसके? रेसिपी। हाँ, रेसिपिएंट। ये इसने क्या ले रखा है स्कीम? इसने QRMP स्कीम नहीं ली, इसने क्या लिया है? ये है रेगुलर टैक्स पेयर। टैक्स पेयर में मंथली स्कीम वाला कौन है? मंथली स्कीम। अब एक बात समझो, अगर ये 3 मंथ के बाद GSTR1 भरेगा तो इसका GSTR 2A एंड 2B कब पॉपुलेट होगा? ऑटो पॉपुलेट। क्या ये भी 3 मंथ के बाद होगा? अरे बोलो ना, यस सर। यस और नो। GSTR इसका जो है वो 2A एंड 2B कब ऑटो पॉपुलेट होगा? जल्दी से बताओ मेरे को। भी 3 मंथ के बाद होगा, के बाद जनरेट होगा। बोल दो ना जरा, कुछ समझ में आ रहा है? कुछ दिक्कत समझ में आ रही है? ITC भी लेट क्लेम होगा। ओ हो ओ माय गॉड सर, ये हो क्या गया? मतलब अगर सामने वाले ने QRMP स्कीम ले लिया, तुमको ITC लेने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि जब वो GSTR1 ही 3 महीने के बाद भरेगा तो आपको कब मिलना चाहिए? वो 2A भी में कब दिखेगा? उसके भरने के बाद 3 महीने बाद। तो क्या मैं 3 महीने तक यही वेट करता रहूं? मतलब मैंने आज परचेज किया, आज सामने वाले से मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी हुई और मैं कुछ भी पे नहीं कर पा रहा हूं, अपना ITC को यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहा हूं। क्या दुविधा आपको मेरी समझ में आ रही है? क्या मैं रो रहा हूं अंदर से? यस। मैं कौन हूं? बोलो जल्दी से, रेसिपिएंट या सप्लायर? रेसिपेंट। रेसिपिएंट रोया। क्या सुन रहे हो आप कि ये क्यों रो रहा है? क्या तकलीफ इसकी समझ पा रहे हो आप? अगर मान लो लाखों का इसने परचेज किया है तो लाखों का और नहीं, लाखों का अगर इसने GST पे किया हुआ है और सामने वाला QRMP स्कीम में है तो वो भैया यहाँ पर इसका लाखों का ITC अटक गया 3 महीने के लिए। अरे बोल दो ना, बोलो। यस। तो इसी चीज के लिए लेके आए हम कि हाँ, आपके सामने आने जा रहा है एक चीज। वो क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, इसको बोलते हैं IFF ऑप्शनल होता है। ये क्या होता है? ऑप्शनल है। क्या बोल रहे हैं हम इसको? लिख लिया क्या ये? इसके नीचे लिखेंगे, मंथली आप अपने इनवॉइसेस को अपलोड कर दो, जिससे सामने वाला कौन है? बोलो। रेसिपिएंट। सामने वाला रेसिपिएंट क्या करेगा? को टाइमली ITC मिले। बोलो ना, अगर तुमने QRMP स्कीम लिया है, अपनी औकात के हिसाब से तुमने QRMP स्कीम लिया है, तो मेरा ITC क्यों रुके? तो एक काम करो, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ऐसे के लिए अगर तुम्हारा रेसिपिएंट
टाइमली आईटीसी चाहता है आपसे, तो हम आपको एक इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां पर आप अपना इनवॉइस अपलोड कर देना। जीएसटीआर रिटर्न भरने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आप जाना अपने पोर्टल पर और पोर्टल के अंदर जाकर आपको क्या भर देना है वहां पर, अपना बोलो बोलो, इनवॉइस को भर देना है। जैसे ही आप वहां पे इनवॉइस भरेंगे तो हम सामने वाले का 2A 2B ऑटो पॉपुलेट उससे कर देंगे। बोलो बात समझे या नहीं समझे? उससे क्या होगा, उससे टाइमली सामने वाले को क्या मिलने लगेगा, आईटीसी मिलने लगेगा। तो उसको भी कोई भी तकलीफ नहीं। आपने जीएसटीआर रिटर्न 3 महीने बाद भरनी है, उससे भी कोई भी हमको तकलीफ नहीं। यानी कि जो रिश्ता है इसको मेंटेन करके चलना है कि नहीं? जल्दी से बात बताओ, ये क्या ये अच्छी फैसिलिटी है या नहीं है? अरे बोल दो। बिल्कुल सही चल रहे हैं हम, समझ में यहां तक आ रहा है अच्छे से? चलो। अब लिख लिया क्या इसका आपने? सर अगर सप्लायर कोई आगे डिफॉल्ट करता है फिर? सप्लायर आगे कोई डिफॉल्ट करता है मींस मतलब वो सप्लायर आपका आईएफएफ में नहीं भरता है? हाँ सर। आईएफएफ में नहीं भरता है तो फिर आप फिर सेम केस सिनेरियो हो गया ना कि रेसिपिएंट को बोलेंगे भैया तूने ऐसे बंदे से डील ही क्यों किया जो तेरा वो भर ही नहीं रहा है। समझ में आ रहा है क्या? इनवॉइस डाल दिया अभी, लेकिन पेमेंट नहीं डाली उसने अभी। मतलब समझा नहीं मैं। इनवॉइस डाल दिया, किसने पेमेंट नहीं डाली बताओ? सप्लायर ने। सप्लायर ने पेमेंट नहीं डाली, किसको नहीं डाली? गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं करी अभी, इनवॉइस डाल दिया उसने, जैसे मंथली इनवॉइस ही तो बस डालना है उसको। हाँ हाँ, मंथली देखो मंथली इनवॉइस वो वहां पर अपलोड करेगा, ठीक है, और गवर्नमेंट को पेमेंट तो करना ही पड़ेगा ना फिर उसका, वो अपना भी तो देखेगा हिसाब किताब। जीएसटी पीएमटी 06 है। बात समझे या नहीं समझे? मंथली कौन कब करेगा फिर? ये सप्लायर को बोला है ना उसको कि भैया आप, हर सप्लायर को ये बोला नहीं है कि आपको क्या करना है, जो क्यूआरएमपी स्कीम में क्वार्टरली आप रिटर्न तो भर देना, लेकिन जीएसटी पीएमटी 06 आपको क्या भरना पड़ेगा, मंथली भरना पड़ेगा। अरे बोल दो, अरे बोलो ना। ये भी तो क्वार्टर एंड के 25 तारीख को ही करना है ना, नेक्स्ट मंथ हो भी। क्वार्टर एंड के नेक्स्ट मंथ की 25 तारीख को। देखो वहां पर जो अभी डेट लिखी है उसको 2 मिनट के लिए अभी आप काटेंगे उसको, मैं उसको अभी आप समझाऊंगा, अभी यहाँ पर इसको नहीं समझाऊंगा, ये नेक्स्ट वाले सिनेरियो में इसको लूंगा, ये पूरा का पूरा ये वाला समझाऊंगा इसको, जीएसटी पीएमटी 06 को, ठीक है क्या? तो अभी मतलब समझ में आ रहा है कि आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, जीएसटी पीएमटी 06 को क्या करना है, क्या करना क्या है, मंथली पेमेंट करनी है। तो पेमेंट जब मंथली जाएगी गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट इसको क्या कहेगा, चलो ठीक है आपने पेमेंट मंथली कर दी मेरे को, अब मैं इसको क्या करूंगा, अब अपलोड कर दो और सामने वाले को क्या दे दो, बोलो ना। आईटीसी। हाँ आईटीसी, यानी 2A एंड 2B में वो अपलोड हो जाएगा, सॉरी वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, तो इसको आईटीसी टाइमली बराबर मिल पाएगा। यानी कि समझ में आएगा क्वार्टरली पेमेंट और मंथली पेमेंट क्यों रखा है हमने, ताकि अगर आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में डालो उसको, तो आपका कोई भी पेंडिंग नहीं होना चाहिए टैक्स। आपने जो टैक्स लिया आप टैक्स की पेमेंट बराबर करो। अच्छा, टैक्स की पेमेंट 2 तरीके से होगी, जल्दी बताओ कौन कौन से 2 तरीके? नंबर 1 आईटीसी या कैश। वेरी गुड, यानी कि या तो आप आईटीसी को इस्तेमाल कर जाओ या तो आप कैश में पेमेंट कर दो। बोलो बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? ठीक है क्या? सर चलें आगे। बस वो क्वार्टर एंड वाला हाँ वो समझा देंगे, टेंशन मत लो उस चीज, अभी आ रहे हैं धीरे धीरे आ रहे हैं हम। वो जो मैंने लिखवाया ना उसको 2 मिनट के लिए वो उसको काटो पहले। तो उसमें क्या है ना, वो मैंने हिंदी में जो तुम्हें लिखवाया है वो मैंने किसी और पर्पस के लिए लिखवाया हुआ है। ये मैंने लिखवाया है, मैं बता देता हूँ मैं क्यों लिखवा रहा हूँ। जैसे मान लो कि आपको ना अप्रैल मई जून में आप कौन से वाले स्कीम में थे, अप्रैल मई जून में आप मंथली स्कीम में थे, आपको पता लगता है क्या चीज़, बोलो। चलो मैं बाद में बताऊंगा, पहले लिख लो आप सारी चीज़, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। लिखो आप इसको, थोड़ा सा 25 तारीख की डेट अभी थोड़ा सा उड़ा देना उसको मैं लिखवाऊंगा अच्छे से इसको। क्या यहाँ तक समझ में आ गया क्या? चलें आगे हम लोग। चलो सर, इसके आगे लिखना है आपको कुछ चीज़। इसके आगे
यहाँ से नीचे में कब बराबर में इसको लिखना है, तो ये मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ इसको। क्या मैं यहाँ से शुरू कर दूँ? चलो ऐसा करके इसको 2 ऑप्शन बनाना, ऐसे समझते जाओ बस। देखो ये जो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी है ये ऑप्शनल है या फिर गवर्नमेंट कहता है आपको करना ही पड़ेगा सप्लायर को? सर ऑप्शनल। ऑप्शनल है, यानी कि अगर वो ना चाहे कि मैं अपलोड करूं तो उसका रेसिपिएंट कुछ कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, रेसिपिएंट अगली बार उससे माल नहीं खरीदेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस। आओ, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन टेकन। अगर उसने ऑप्शन ले लिया, किस चीज का ऑप्शन? IFFF का ऑप्शन ले लिया, तो करना क्या होगा? देखो 3 क्वार्टर रहेंगे क्या? बोलो ना। पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर का एंड, और ये तीसरे क्वार्टर का एंड। ठीक है, इसको बनाएंगे ऐसे, तो बोलेंगे एंड ऑफ 1 मंथ, एंड ऑफ सेकेंड मंथ, और ये एंड ऑफ 3rd मंथ। डिटेल्स ऑफ इनवॉइस, बोलो डिटेल्स ऑफ इनवॉइस भरना पड़ेगा या नहीं भरना पड़ेगा? अप्रैल, मई, जून। अब एक बात बताओ, अगर मैंने कोई बिल IFF में यहां पर भर दिया है तो क्या वो मेरे, और देखो पहले क्या बोल रहा हूं, पहले मंथ में, यानी अप्रैल की चीजें मैंने किस में भर देनी है? मैंने IFF में भर दूं क्या? बोलो, अप्रैल की चीज में कब भरूंगा? IFF में फैसिलिटी में भर दूं क्या? यानी अप्रैल महीना खत्म हुआ कब भरूंगा? अप्रैल महीना खत्म हुआ 10 तारीख तक भर दूं क्या? 13 तारीख तक? अरे बोलो। यस सर, 13 डेट। हाँ, तो यानी कि कब तक भर देना है मुझे? ये दोनों चीजें कब तक भर दूंगा मैं? अप टू 1st डे से लेकर टू 13th डे तक, मंथ के 13 डे ऑफ सर इसमें तो सिर्फ अप्रैल मंथ का जाएगा ना, मई नेक्स्ट मंथ। बिल्कुल सही कह, बिल्कुल सही है, मैं दोनों की बात कर रहा हूं यहाँ पर, ऑफ नेक्स्ट मंथ। ठीक है, मतलब क्या हो गया? अप्रैल की बात कर रहा हूं तो कब भरेंगे हम? 1st ऑफ मई से लेके 13th ऑफ मई तक के अंदर अंदर हमें भर देना IFF में। फिर मई की बात करूंगा तो कब करना है? 1st ऑफ जून से लेकर 13th ऑफ जून। ठीक है, लेकिन अगर फिर अब मैं बोल रहा हूं कि 3rd मंथ जैसे ही आ जाता है, क्या ये 3rd मंथ के बाद जो है वो मेरे को GSTR1 ही भरना पड़ेगा या नहीं भरना पड़ेगा? अरे बोलो ना। यस सर। इसके बाद तो मेरी GSTR1 ही डी हो जाती है, तो यहां पर IFF की फैसिलिटी मतलब भरनी चाहिए, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? दे के फायदा क्या है? उसको तो GSTR1 ही भरना है। तो यानी कि मान लो 10 बिल यहाँ पर टोटल मिला के 10 बिल थे, 10 बिल मैंने यहाँ पर दिए, 10 बिल मैंने यहाँ पर दे दिए। ठीक है, और बाकी मान लो यहाँ पर 50 बिल और थे, और 50 बिल और रखे थे यहाँ पर, या 60 बिल और रखे थे। तो अब लास्ट महीने में कितने बिल हो गए? लास्ट महीने में 70 बिल और आ गए। ठीक है, तो एक बात बताओ मुझे, हमने कहा कि यहाँ पर GSTR1 में ही पूरे के पूरे बिल दिखा दो, रिमेनिंग बिल। अरे बोलो ना, क्या बोलेंगे यहाँ पर? रिमेनिंग जितने भी बिल रह गए वो किस में दिखाओ? GSTR1 में। GSTR1 में। कोई भी सर एक दिक्कत बार दोबारा बता रहा हूँ, रुक जाओ, आ रहा हूँ। यहाँ पे लिखो रिमेनिंग इनवॉइस रिमेनिंग इनवॉइस को अपलोड करो। मतलब क्या है? लिख लिया क्या ये? देखो क्या बोल रहा हूं मैं आपको। मैंने कहा कि भैया पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने। अब एक बात बताओ, ये अब मैं यहाँ पर कौन से इनवॉइसेस को डालूंगा? B2B वाले इनवॉइस डालूंगा
क्योंकि सामने वाले को क्या चाहिए, अरे बता दो ना, सामने वाले को क्या चाहिए, आईटीसी चाहिए जो सामने वाला है, तो उसी के ही इनवॉइस में मोस्टली डालूंगा यहाँ पर आईएफएफ की फैसिलिटी के द्वारा। मैं सारे के सारे अपलोड करने की जरूरत है क्या मेरे को अभी, नहीं। तो यानी कि कुछ मान लो कि कुछ रह गए, मई के कुछ रह गए, तो कब भर दो, जून वाले में भर दो, अप्रैल के रह गए तो जून वाले में भर दो आईएफएफ में। लेकिन जो आपने यहां भर दिए वो ऑटोमेटिकली, सर क्या हमको GSTR 1 भरते वक्त मतलब यहां पर जो है यहां पर दोबारा भरने पड़ेंगे ये वाले, क्योंकि तीनों मंथ का तो आएगा ना ब्यौरा, GSTR 1 में तीनों मंथ का ब्यौरा पूछेंगे। अरे बोल दो ना। नहीं सर, जो बच गए सिर्फ वही, जो बच गए हैं वो लिखने हैं, वो तो है सर। फिर बाकियों का ब्यौरा ऑटोमेटिकली यहां पर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई या नहीं आई? यानी जैसे जितने आप इनवॉइसेस इस फैसिलिटी के द्वारा करते जाओगे अपलोड, वो किस में दिखने लगेंगे, GSTR 1 में, और जो नहीं किया उसको लास्ट में आप कर दो अपलोड, रिमेनिंग वालों को। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया अब, बोलो ठीक है क्या, चल सकते हैं इसमें आगे? यहाँ सर पर अभी लिखने दो एक मिनट। अच्छा लिखा नहीं गया आपने, लिखो थोड़ा जल्दी लिखो, काफ़ी सारा चीज़ है यहाँ पर लिखने के लिए। मैं इसमें लिखवाऊंगा, काफ़ी चीज़ें लिखवाऊंगा, जिससे आपको ये देखते ही सारी क्लैरिटी आने लगेंगी कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ठीक है, GST मैंने बोला था ना कि आपका GST रिटर्न का चैप्टर काफ़ी लंबा कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी, 3-4 चीज़ें, QRMP स्कीम आ गया। ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, कुछ मुश्किल इसमें है नहीं। बोलो बात समझ में आई, लिख लिया क्या? यस सर, हो गया। अरे बोल तो देते मेरे को। अभी हुआ सर। अच्छा ठीक है। एक चीज़ मेरे को लिखवानी थी, वो कहाँ लिखवाई है मैंने, कहाँ, जस्ट मिनट थोड़ा सा वेट लिखवा दे। चलिए, अब हमारा यहाँ पर क्या चीज़ है, किस चीज़ का ऑप्शन है? क्या हमने पूरी क्लास में इतना लिखा है कभी? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैंने लिखाया आपको दे दिया है। अब सोचो, इतना मैं सब कुछ पहले जितना आपको बुक में दे दिया ना मैंने, बुक में प्रिंट करके, वो सब चीज़ें मैं लिखवाता था पहले। अभी ये मैंने बोला कि क्योंकि GSTR रिटर्न का जो चैप्टर ना बच्चों को पढ़ने में बड़ा बोरिंग लगता है, लास्ट में वो छोड़ के ही चले जाते हैं। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? लास्ट में छोड़ के चले जाते हैं, यार कौन पढ़ेगा इसको, ये है GSTR 1 3B ये वो। अब मैंने बोला चार्ट फॉर्म्स करेंगे अब हम। ठीक है, अब ये चार्ट में मैं लिखवा रहा हूँ, सिर्फ इसको देख के जाना। एक चार्ट कितनी देर में, 2 मिनट में पढ़ के समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें, है कि नहीं? ऑल, अच्छा ऑप्शन नॉट टेकन का मतलब क्या है? IFF में मैं भरना ही नहीं चाहता, मतलब क्या, सारे के सारे इनवॉइसेस मैं किस में भरूंगा? GSTR 1 में। बिल्कुल सही है। ऑल इनवॉइसेस shall be
अपलोडेड इन GSTR1, यानी कि क्वार्टर एंड में, क्वार्टर एंड में, क्वार्टर एंड में भरेंगे। क्वार्टर एंड में कब तक भरेंगे जल्दी से बोल दो ना। नेक्स्ट मंथ की, नहीं नेक्स्ट मंथ की, क्वार्टर एंड में नेक्स्ट मंथ की 13 तारीख को, यही होगा। इंग्लिश में लिखवाएंगे नेक्स्ट मंथ की क्वार्टर की 13 तारीख को। यानी कि अगर मैं इसका ब्यौरा बनवाऊं तो इसका ब्यौरा कैसे होगा, पहला दूसरा तीसरा, पहला मंथ का एंड, दूसरा मंथ का एंड, तीसरे मंथ का एंड, यानी कि डिटेल्स ऑफ इनवॉइसेस। इसमें कुछ भी नहीं भरेंगे, इसमें कुछ भी नहीं भरेंगे, सारा कुछ किसमें भर देंगे, GSTR1 में। ठीक है क्या, बोलो चले आगे। चले आगे। सर आज क्लास कितने टाइम तक कंटिन्यू करोगे? अच्छा कितना टाइम हो गया, मैंने तो टाइम ही नहीं देखा। 9:29 हो रहे हैं, 9:29 हो रहे हैं। तो यानी कि अभी थोड़ा बहुत और लिखवाना है, लिखवा देता हूँ, है ना। थोड़ा बहुत लिखवाना। GSTR1 जो है वो नेक्स्ट क्लास से चालू करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा है, इसको लिख लो, 3-4 पॉइंट है। सर अभी आपने इसमें ये काम बताया कि अगर हम क्वार्टरली कर रहे हैं तो उसमें 13 डेट तक करना। आपने तो रेगुलर वाला लिखवाया था और QRMP 13 देर तक, क्या 13 देर तक ये भरनी है, और जिसमें QRMP नहीं लिया हुआ, मतलब आपने अभी रेगुलर वाला कराया था जिसमें मंथली रजिस्टर 11 तक नहीं होती है, बिल्कुल। और फिर QRMP की क्वार्टरली डेट बताई थी जो 13 थी, तो इसकी भी सेम है जो ऑप्शन नॉट टेकन है। ऑप्शन नॉट टेकन क्या है मतलब, अरे ये ऑप्शन किसकी बात कर रहा हूँ, IFF की बात कर रहा हूँ बेटा। हाँ सर, मैं IFF की बात कर रहा हूँ। IFF नहीं भी लिया तो GSTR1 जो भरना है वो तो मेरे को क्वार्टरली ही भरना है ना, चाहे ये मैंने ऑप्शन लूं या ना लूं। चाहे मैं ले रहा हूं ऑप्शन तो GSTR1 भर रहा हूं। ये भी कब तक भरना है रिमेनिंग, ये भी कब तक भरना है मेरे को, बोलो 13th तक ही तो भरना है, 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ। मतलब मैं कह रहा हूं कि मैंने IFF की फैसिलिटी ले ली, मतलब मैं टाइमली सामने वाले को चाहता हूं कि वो मैं अपलोड कर दूं और वो सामने वाला ITC ले सके। जितने मैंने भर दिए वो तो ठीक है, लेकिन मेरे को रिटर्न कब भरनी है, रिटर्न की तो डेट सेम है ना दोनों में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्या बोल रहा हूं। सर QRMP में भी दो है, IFF लो और ना लो। देखो सुनो IFF लो ना लो की बात ही, IFF क्या चीज है, एक फैसिलिटी दे दी गई है आपको। चाहे QRMP में जैसे ही आपने एंटर किया, आपको ध्यान रखना है क्या, QRMP में MP में GSTR1 जो है वो आपको कब भरना है, क्वार्टरली भरना है 13 तारीख तक। नेक्स्ट मंथ मतलब क्वार्टर खत्म हुआ उसकी नेक्स्ट मंथ की 13 तारीख तक आपको क्या भर देना, GSTR1 भर देना है। तो अब IFF का मतलब क्या होगा, IFF कुछ फॉर्म या रिटर्न थोड़ी है। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, यहाँ IFF का मतलब क्या, इनवॉइस को फर्निश करना है खाली, ताकि सामने वाले को क्या हो सके, क्या मिल सके, ITC मिल सके। तो यहां पर मैंने लिखा है कि भैया इसने अगर इस वाले के लिए लिखा होगा, मतलब कि IFF लिया होगा, तो पहले मंथ में वो IFF भरेगा, अरे बोलो ना। दूसरे मंथ के लिए भी वो IFF भरे, IFF में इनवॉइस देगा। पर तीसरे महीने के लिए वो किस में देगा, तीसरे महीने के लिए वो GSTR1 तो भरेगा ही ना, वो तो ड्यू हो ही रहा है, तो IFF में हाँ तो रिटर्न पे ही आ गया GSTR1 में। क्योंकि पहले क्या करते थे हम, इनवॉइस GSTR1 में ही दिखाते थे, है ना, सारी की सारी इनवॉइसेस इसमें अपलोड करते थे। लेकिन GSTR1 तो बोला कि क्वार्टरली भरना है, तो उन्होंने इनवॉइसिंग फैसिलिटी दे दी, कहते भैया इसमें अपलोड कर दो, हम आपके सारे के सारे इनवॉइसेस इसमें ही अपलोड कर देंगे, बाद में इसको आप हमें दे देना। बोलो बात समझ में आई क्या। ओके सर, ये सर आखिरी। ठीक है चलें क्या, बहुत सारा एनर्जी मेरा लग गया है यहाँ पर। अच्छा कितने टाइम बाद ऐसे शायद क्लास हो रही है ना। हाँ, 1 वीक तक तो क्लास ही नहीं हुई थी। 1 वीक तक तो क्लास ही नहीं हुई। सैटरडे आया, संडे आया, फिर उसके बाद मैंने ई-वे बिल दे दिया, 2 छुट्टी तो मेरी भी हो गई थी, है ना, 2 क्लासेस मेरी मिस हो गई थी। चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए प्रोसेस।
लिखो प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? सबसे पहले क्या करेंगे, अंग्रेजी में थोड़ा लिखेंगे, अपलोडिंग ऑफ इनवॉइसेस थ्रू IFF फ्रॉम फर्स्ट डे टू 13th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। पहले यही करेंगे, बोलो IFF की अगर फैसिलिटी ली है तो। दूसरा क्या करेंगे, यानी कि यहां पर क्या बोलेंगे, डिटेल्स ऑफ सप्लाईज टू बी ड्यूली रिफ्लेक्टेड इन फॉर्म। बोलो ना, ड्यूली तुम्हें वहां पे क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इन फॉर्म। कौन सा है, बोलो बोलो कौन सा फॉर्म, GSTR, वेरी गुड, GSTR 2A एंड 2B। फिर कॉमा डालना, यहाँ पे लिखना GSTR 4A। ये कॉम्पोजिशन वाले के लिए, आगे पढ़ेंगे सारी चीजें, इसको लिखते रहना। और GSTR 6A ऑफ रेसिपिएंट। अरे ये यहाँ से है, सॉरी, ये यहाँ से, ये दूसरा है पॉइंट, GSTR 2A एंड 2B, ठीक है, 2B एंड 6A ऑफ रेसिपिएंट shall be duly auto populate so that they can take ITC, बोलो टाइमली, ठीक है क्या। थर्ड पॉइंट, ओनली necessary invoices are to be uploaded through, बोलो सारा कुछ डाल देंगे या फिर ओनली नेसेसरी डाल दें, जिसमें सामने वाले को क्रेडिट चाहिए, अप टू a cumulative value of rupees 50 lakh for each first and second month of quarter। सर इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि क्या सारे के इनवॉइस जो फैसिलिटी मिली है हमको कि इनवॉइस में यहां पर आप इनवॉइसेस मेंशन कर दो, क्या आप सारे के सारे इनवॉइसेस यहां पर मेंशन कर पाओगे, या फिर एक लिमिट दे दी गई है कि मैक्सिमम आप 50 लाख तक के इनवॉइसेस यहां पर अपलोड कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो कितने इनवॉइसेस अपलोड कर सकते हैं, कितनी वैल्यू के, क्यूमुलेटिव वैल्यू कितनी, फिर इतना ही मिलेगा। हाँ मतलब इतने तक की वैल्यू के बिल ही दे सकते हो आप, 50 लाख तक की वैल्यू के बिल ही दे सकते हो, और उसी से रिलेटेड ITC सामने वाले को लेना है। तो क्या सारे के सारे डाल दोगे B2C, या फिर सिर्फ जरूरी वाले ही डालोगे, बोलो ना, इंपॉर्टेंट वाले जिसमें सामने वाला चिल्ला रहा है, चीख पुकार कर रहा है कि सर हमें ITC बराबर से चाहिए, जल्दी से मेरे को ITC दे दो, ये वाली चीजों के लिए। बोलो बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, ऐसी लिमिट रखी क्यों गई सर, ये तो गवर्नमेंट का लॉस हो गया ये तो गवर्नमेंट का, अरे बोल दो, ये तो किसका लॉस हो गया,
गवर्नमेंट का लॉस हो गया भैया, टाइमली तो जाएगा ही नहीं वो। मतलब वो अगर 50 लाख से ऊपर कर देगा और 50 लाख से ऊपर उसने B2B सेल की है तो वो यहाँ पर अपलोड ही नहीं कर पाएगा। अरे बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यानी सर ये क्या फर्स्ट और सेकंड मंथ दोनों के लिए? हाँ, फर्स्ट और सेकंड मंथ दोनों के लिए 50-50 लाख का है, यानी 50 लाख यहाँ पर भी, 50 लाख तक का यहाँ पर भी। अब एक बात समझो, अगर ये नहीं कर पाया, मान लो ये लिमिट क्रॉस हो गई और किसी एक मतलब किसी एक कस्टमर को इसने B2B में सेल किया है और ये भी चिल्ला रहा है, चीख पुकार ये भी कर रहा है, कह रहा है कि भैया हमारा भी अपलोड मार दो IFF में, आप QRMP स्कीम में। कह रहा है कि भैया नहीं कर सकते हम। कह रहे ये क्या मतलब है नहीं कर सकते, हमें फिर ITC कैसे मिलेगा? कह रहे हम क्या करें, हम क्या करें, गवर्नमेंट ने ऐसा बनाया। तो कहेंगे भैया एक काम करना, तो तू QRMP स्कीम क्यों लेके बैठा है, एक काम कर मंथली रिटर्न में आ, उसमें तो कोई लिमिट नहीं है ना। अरे बोलो ना, क्या इसको फोर्स किया जाएगा? अगर तेरी ज़्यादा सेल्स है B2B और सामने वाले को टाइमली क्रेडिट देना है, बोलो ना, सामने वाले को जब क्रेडिट टाइमली देना है हमको, तो क्या तुम मंथली स्कीम में आओगे या नहीं आओगे फिर? यस सर, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का कोई नुकसान ही नहीं है ना। गवर्नमेंट का नुकसान नहीं है, गवर्नमेंट ने कंपल्शन लगा दी ना। 50 लाख से ऊपर तो तेरे को फिर तू अपलोड ही नहीं कर पाएगा। जब तू अपलोड नहीं कर पाएगा तो तेरे को ये स्कीम ही छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तेरे को मजबूर कर देगा कौन, बोलो ना, रेसिपिएंट तेरे को मजबूर कर देगा कि भैया मेरे को, मैं अब तुम लिमिट ऐसी डाल दी कि इतनी सारी लिमिट में 50 लाख क्रॉस हो गए, बट मेरा टाइमली नहीं मिल पाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कोई दिक्कत है समझने में? चलिए, तो ये वाला तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट फोर्थ क्या बोल रहा है? फोर्थ हमें बोला गया डिटेल्स ऑफ इनवॉइसेस। लिखो, डिटेल्स ऑफ इनवॉइसेस आर टू बी अपलोडेड between 1st to 13th of succeeding month। बोलो, नेक्स्ट मंथ की कौन सी तारीख को? बोलो, जो IFF भरना है कब भरोगे? जो मैंने यहाँ पर IFF की बात की आपसे, कब भरोगे? नेक्स्ट मंथ की 13 तारीख तक, 13 तक भर दो। फिर उसके बाद ये यहाँ पर 13 तक भर दो। लेकिन सर यहाँ पर कुछ छूट गए मेरे बिल। अगर कुछ बिल छूट गए हैं तो क्या करेंगे? वो नेक्स्ट मंथ में भर दो, है कि नहीं? जो कुछ छूट गए हैं तो क्या करेंगे? नेक्स्ट मंथ में। लिखो उसको। उसके बाद मान लो 13 तारीख चली गई और कुछ बिल छूट गए तो क्या करोगे? उसके बाद जो बिल छूट गए हैं उन्हें नेक्स्ट मंथ में डाल दो। बोलो, बात आ गई क्या समझ में? ठीक है क्या? बोलो जरा। तो इसमें मैं रिकमेंडेशन में क्या डालूंगा? आपको क्या रेकमेंड करूंगा उसके नीचे लिखो। रिकमेंडेशन क्या है? रिकमेंडेशन मेरी आप लोगों के लिए फॉर फर्स्ट सेकेंड मंथ, पहले 2 मंथ के लिए क्या करोगे आप? इनवॉइस ऑफ ऑल B2
बी ट्रांजैक्शन फॉर इंटर, चाहे वो आपने इंटर में दिया हो चाहे वो इंट्रा हो, बोलो उसको इनवॉइस वाइज अपलोड कर दोगे या नहीं करोगे? आईएफएफ में इनवॉइस वाइज, एक होती है इनवॉइस वाइज डिटेल, एक होती है कंसोलिडेटेड डिटेल्स। याद आ रही है नहीं आ रही? यस सर। चलो यहाँ पे एक और लिखो, अगर डेबिट नोट इशू किया गया है या फिर क्रेडिट नोट मिला हुआ है, नोट को इशू किया है आपने, इशूड ड्यूरिंग द मंथ, तो उसका क्या करें सर? उसको भी आप यहीं पे डाल दो। आईएफएफ में डाल सकते हैं क्या? बिल्कुल डाल सकते हो। फॉर इनवॉइस इशूड अर्लियर, बोलो अगर आपने डेबिट नोट दिया है मतलब क्या टैक्स ज़्यादा कलेक्ट किया है तो सामने वाला ज़्यादा क्रेडिट ले पाएगा? अरे बोल दो, क्रेडिट नोट इशू किया है मतलब उसका सामने वाले का टैक्स कम करना है आपको। यस सर। और फॉर लास्ट मंथ ऑफ क्वार्टर, फॉर लास्ट मंथ ऑफ क्वार्टर के लिए क्या करोगे? डिटेल्स ऑफ इनवॉइस टू बी अपलोडेड इन GSTR 1। यही है क्या जो मैंने बताया? वही, इसी को थियोरेटिकल में लिखवा दिया पूरा का पूरा, उसी को थ्योरी में लिखवा दिया है हमने। बोल दो जरा सा। अभी एक सेकंड रुको, मैं कुछ दिखा रहा हूँ, देख रहा हूँ, उसके बाद अभी क्लास हो गई खत्म, इसके बाद कुछ नहीं लिखना। सर डेबिट नोट वाला बताना एक बार। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट भी आप आईएफएफ वाली फैसिलिटी में डाल सकते हैं, यानी कि जो आपने मंथली, अब जैसे मैं बोला था ना GSTR 1 में आप डेबिट नोट क्रेडिट नोट डालते हैं, डेबिट नोट डालेंगे ना, डालेंगे या नहीं डालेंगे? क्योंकि डेबिट नोट आपने इशू किया मतलब सामने वाले का क्रेडिट क्या हो जाएगा, मतलब सामने वाले से आप ज़्यादा टैक्स चार्ज करेंगे। यस सर। ठीक है ना, तो ज़्यादा टैक्स चार्ज करेंगे तो उसको क्रेडिट भी ज़्यादा मिलना चाहिए। उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि डेबिट नोट क्रेडिट नोट आपने जो इशू किया है वो वाला, तो वो भी हम अपलोड कर सकते हैं इस पे, है ना सर? ये है ना बस? हाँ 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 हाँ। जी हाँ। अच्छा, कहाँ पर लिखा था हमने? वो पेमेंट का क्राइटेरिया था वहाँ पर, जो GST PMT 06 था या नहीं था हमारा? यस सर, था मंथली पेमेंट में। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? हमने लिखा था, इसमें नहीं है, इसमें है पीछे वाले में, यहाँ पे था क्या? ये नहीं, इसमें भी नहीं है, लिखा था वो, एक सेकंड रुको। बोल दो, अब बताएगा। ये मैंने कहाँ लिखवाया था आपको? ये लिखवाया था किससे पहले मैंने आपको? ये लिखवाया था GSTR 1, अच्छा IFF शुरू करने से पहले। ये सर जी वो QRMP टैक्स पेमेंट के टाइम पे लिखवाया था सर हाँ, आपने। QRMP स्कीम शुरू करने पर ना? यस सर। उसके बाद आपने टैक्स पेमेंट की, आपने QR की तो बात कर ली, मंथली पेमेंट की बात हाँ, नहीं की, हाँ। वहाँ पे लिखवाया था आपने। अच्छा अच्छा अच्छा, देख रहा हूँ मैं वही। अच्छा ये रहा क्या? हाँ यही है क्या? इसी से पहले था ना शायद? इससे पहले सर।
चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ यहाँ पर, वो आप लिख लो ना वहाँ पे, जो मैंने यहाँ पर ऐसे ही लिखाया था ना आपको, GST PMT 06 लिखवाया था वहाँ पे, क्वार्टर एंड के नेक्स्ट मंथ की 25 तारीख को लिखवा रखा है ना वहाँ पे, ऐसे लिखाया था मैंने, ये लिखवाया था ना मैंने, क्वार्टर एंड के। इसकी लैंग्वेज को चेंज कर देना क्योंकि मेरा पर्पस कुछ और था, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट मंथ की 25 तारीख को क्वार्टर एंड को काट देना, नेक्स्ट मंथ की 25 तारीख को, यानी GST PMT 06 कब भरना है, मंथली जाएगी क्या, बोलो यस। यानी कि IFF आपने भरा, ये कब तक भर देना है, 13 तारीख तक IFF में इनवॉइस भरा आपने, ठीक है। और फिर टैक्स भी कब तक पेमेंट कर देना, अगर आपका कुछ टैक्स बन रहा है तो, चाहे आपने वो अपलोड किया है यहाँ पर नहीं किया, उससे मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर आपकी कुछ पेमेंट बनती है तो आपको GST PMT 06 में बतानी है कि मेरी टोटल सेल इतनी है और मेरी इस मंथ के लिए, इस मंथ में मेरी इतनी टैक्स लाइबिलिटी बनती है, ये लो पकड़ो हमारा टैक्स। बात समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा? जैसे अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर अप्रैल के महीने की, और मैं QRMP स्कीम में हूँ, कुछ चीज़ों को तो मैं IFF के थ्रू दे दूंगा। मान लो मेरे 50 इन्वॉइसेज हैं और 50 इन्वॉइसेज पे मैंने कलेक्ट किया है, मान लो टोटल मिला के 1 लाख रुपए का GST, तो मेरा आउटपुट टैक्स हो गया ये, बोलो। और इस मंथ में मेरे 2A में जो दिखा रहा है, जो मेरे 2A में रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो आ रहा है मेरे को 50,000 रुपये का या फिर 30,000 रुपये का ITC में क्लेम कर पाऊंगा, ठीक है क्या? 2B में, बोलो बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा यहां तक? अरे बताओ। सर IFF में अगर है तो तब भी उसको, जब उसने अपलोड किया मैं है क्या बोल रहा हूँ पहले ये बात बताओ, ये चीज समझ में आया क्या आपको कि मैंने कहा कि मैंने कलेक्ट किया कितना, इतना, आउटवर्ड मेरा कितना हुआ, इतना, इनवर्ड में मेरा कितना, मतलब सॉरी ITC कितना पड़ा हुआ है मेरा 30,000 रुपए का। पेमेंट कितनी करनी है इस मंथ के लिए मेरे को? 1 लाख। 1 लाख तो करनी है, मतलब पेमेंट मैं कितनी यूटिलाइज करके कितना कैश की पेमेंट करूंगा? 70,000। 70,000 किसके थ्रू मेरे को जमा करना है? फॉर्म GST PMT 06 के थ्रू करना है, ठीक है क्या? कौन सी तारीख तक करना है मेरे को? 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब अप्रैल अगर ये है तो कौन सा हो जाएगा? 25 मई तक मेरे को जमा कर देना है। बात समझ में आ गई क्या? हाँ। और ये हो गई एक डिफरेंस, मतलब ये हो गया एक सिनेरियो कि हमको ऐसे करके चलना है, ठीक है ना। और सर IFF की क्या बात है? IFF की एक बात ही अलग है। IFF से क्या मतलब है आपको? IFF की फैसिलिटी ही हमने किस लिए दी है? ताकि सामने वाला जो है वो टाइमली क्या ले सके, ITC ले सके, इसलिए ये IFF की एक फैसिलिटी दी है। आप IFF में 50 की जगह आप, हो सकता है आपने 3 इनवॉइसेस ही डाले हो सकता है नहीं 3 ही इंपॉर्टेंट IFF में थे, तो ये 3 डाले, लेकिन आपको पेमेंट पूरी करनी पड़ेगी। अरे बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? बात समझ में आ रहा है? वॉइस अगर कम डाल रहे हो तो उससे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पेमेंट सबकी करनी हाँ, है। पेमेंट तो मंथली है ना। QRMP मतलब क्या? QRMP मतलब क्या? क्वार्टरली रिटर्न भर दो चलेगा, पर आपकी जितनी पेमेंट मंथली बनती है ना, क्योंकि मंथ खत्म हुआ तो आपको पता लग जाएगा, नहीं लग जाएगा कि आपने कलेक्ट किया 1 लाख रुपए। अरे बोलो ना, आपने कलेक्ट किया 50 इनवॉइसेस पर 1 लाख रुपए और ITC आपके पास इस महीने में अवेलेबल है 30,000 रुपए, तो मैक्सिमम पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी आपको? क्या आपको पता लगेगा या नहीं लगेगा? यस। तो मैं हमारी पेमेंट मत रखो भैया, हमारे 70,000 रुपए दे दो, ठीक है। तो अब IFF में क्या करना पड़ेगा? अब IFF में तो ये फैसिलिटी, एक अलग से फैसिलिटी दी गई है कि भैया आप इसमें जाकर अपने कुछ इनवॉइसेस को, क्योंकि रिटर्न आप GST R1 में, सॉरी इनवॉइसेस आप GST R1 में भरने वाले हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ रेसिपिएंट को भैया जरूरी होगा ना भैया, कैश का फ्लो नहीं हो पाएगा उसके पास, उसको तो फिर कैश में पे करना पड़ जाएगा अपना टैक्स इस महीने में, अरे उसका ITC होते हुए भी। समझ में आ रहा है? तो उसके इनवॉइसेस को आप अपलोड कर दो। ये IFF की फैसिलिटी सिर्फ इतना बताता है, कहता है भैया सामने वाले को टाइमली क्या मिलना चाहिए, ITC मिलना चाहिए। आप इसमें अपने इंपॉर्टेंट वो सब भर दो। अब जो ये इंपॉर्टेंट भरे हैं इसने इस मंथ में, अप्रैल में, तो क्या इसका GST पेमेंट हो चुका है या नहीं हो चुका 13 तारीख तक? अरे बोलो ना। हो चुका है सर। समझ में आया क्या? ठीक है, कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया ढंग से अब?
ओके है? फर्स्ट मंथ में कैसे हो जाएगा 13 तारीख तक? 25 को तो क्या नहीं मतलब करेगा अमाउंट। फर्स्ट मंथ में कैसे हो जाएगा, मतलब समझा नहीं मैं, क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, क्योंकि रिटर्न का है 13 थी। समझ में आया? ये 13 तारीख तक तो इसको भरना है ना, ये 13 तारीख तक ही रिटर्न, ये इनवॉइसेज में डालेगा, इनवॉइसेज में वो 13 तारीख तक सामने वाला लेगा, 20th तक उसको फिर वो चीज़ें मिलेंगी सामने वाले को। समझ में आ रही है चीज़ें, ये नहीं आ रही? उन्होंने बोला 25 मंथ तक हमें पेमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, अगर पेमेंट नहीं करी तो रिवर्सल का हम प्रोसीजर लेके आएंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आपको पेमेंट कब तक कर देनी है? बेशक उससे पहले कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम कौन सी डेट है? 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक की आप पेमेंट कर दो। ठीक है क्या? क्या यहां तक क्लियर हुआ? किस बोलो, अरे बोल दो जरा। हो गया तो आज की क्लास यहां तक करें? यस सर। चलो आज की क्लास होती है बेटा यहाँ पे खत्म। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, और हम नेक्स्ट क्लास करेंगे कभी? नेक्स्ट क्लास कभी होगी हमारी, बोलो? परसों। परसों। परसों यानी कि सेम 8 बजे। यार दिन 8:30 दिन में कोई टाइम नहीं है क्या अपने पास? हाँ सर, दिन में रख। सर सुबह के टाइम कर लो। सुबह के टाइम ना, मेरे ख्याल से बाकी क्लास अब नहीं हो रही ना सुबह आपकी? नो सर। अब मैं वही सर कह रहा हूँ, होती है कौन सी क्लास होती है आपकी? सर, लॉ की भी होती है और कॉस्ट की भी। नहीं नहीं, टीटीएस वो तो मेरे ख्याल से वो Yeah. वो सारे के सारे तो मेरे ख्याल से अब आपकी शाम में ही ले रहे हैं ना, क्योंकि दिन में तो वो अपना वहां पर क्लास ले रहे हैं सेंटर पर। नहीं सर, लॉ का सिलेबस बचा हुआ है ना, तो वो सेंटर पे ही हो रहा है। अच्छा वो सेंटर पे ही हो रहा है, तो यानी मेरी क्लास होती है एमडब्ल्यूएफ में ना आपकी? हाँ एमडब्ल्यूएफ सर। में होती है, तो टीटीएस में फिर आपके पास टाइम नहीं है, ये कह रहे हैं आप सुबह? यस सर, दिन में टाइम नहीं है। अच्छा टीटीएस में टाइम नहीं है, मतलब फिर यही एक टाइम बच जाता है हमारा, फिर वरना टीटीएस में कोई छोड़ देता है तो फिर वो भी 7 बजे ले लेता है क्लास, है ना? ऐसा हो जाता है आपके साथ, है ना? ये पूरा दिन ही बुक है क्या? नहीं, इसमें तो शाम को तो हम फ्री रहते हैं। शाम को फ्री रहते हो ना? चलो कोई नहीं, मैं मैसेज कर दूंगा कल, अगर क्लास होगी तो ठीक है, वरना तो ठीक है, एमडब्ल्यूएफ ही चलता रहेगा। ठीक मेरे है, को फर्स्ट पेज दिखा दो मुझे, जो आपने स्टार्टिंग करवाई थी ना वो। ठीक है, ये वाला, ये यस सर। लो, स्क्रीनशॉट खींच लो, कर दूं नीचे? यस सर। ये लो। सर डन, थैंक यू। ओके वेलकम, बाय बाय।